जय हिंद फिजिक्स के महारथियों। तो कैसे हैं आप लोग। चलो अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं। तो आपको पता होगा एटम के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। तो उन्हीं में से एक मॉडल को आज हम पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के लिए सबसे पहले उन्होंने रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ रहे थे और स्कैटर कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके का ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो ये देखो यहाँ पे अल्फा सोर्स है लेड ब्लॉक के अंदर, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। सामने बहुत ही पतली सी गोल्ड की फॉइल रखी हुई है, देखो थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया हुआ है। और ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पर पड़ रहे हैं तो ये स्कैटर कर रहे हैं। स्कैटर करने के लिए जो स्क्रीन लगाई हुई है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो उन्होंने गोल्ड का यूज क्यों किया था? गोल्ड का यूज उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि गोल्ड को हम पतली से पतली शीट में बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसमें हम किसी भी मेटल को पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हीलियम पार्टिकल क्या होते हैं। हीलियम तो पता ही होगा, वो आपकी बुक में टेबल था ना, एलिमेंट्स के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ वही, उसमें हीलियम सेकंड नंबर पे आता है। तो अगर हीलियम एटम में से हम इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस, और उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये रहा। तो हीलियम जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका मास नंबर होता है 4। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी, अब थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो तो सीधा ही पास हो जा रहे हैं गोल्ड फॉइल से। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं छोटे एंगल से, और बहुत ही थोड़े अल्फा पार्टिकल यानी कि बहुत ही कम 12,000 में से एक जो है वो बाउंस बैक कर रहा है, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही वापस आ जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन से 3 बातें हमें पता चली कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधा ही चले जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे थे छोटे से एंगल से, और 12,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल है वो बाउंस बैक कर रहा था, मतलब जैसे जा रहा था वापस वैसे ही आ जा रहा था सेम डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, बहुत सारे तो स्ट्रेट ही चले जा रहे हैं ये जैसे, और कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ही कम जो बाउंस बैक कर रहे हैं जैसे कि ये। तो अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ कंक्लूजन भी निकला, अब उनके बारे में जानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकले कि बहुत सारा जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम का बहुत छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है और मास जो है वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है एटम के अंदर। जैसे कि एटम का जो पूरा स्पेस है, ये देखो ये पूरा खाली है, एटम के अंदर पूरा ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ा सा स्पेस लेता है, और जो मास है एटम का वो भी बहुत थोड़े से वॉल्यूम में ही कंसंट्रेटेड है। तो इस कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड मॉडल जो है वो आया। इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम का उसको न्यूक्लियस कहा गया, और सारा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। एटम के साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला, और ये पता चला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में होता है, एटम का जो मास है वो भी बहुत छोटे ही स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस बताया, तभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहा गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात वहाँ पे
नहीं हुई। रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो वो ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा एक्सेलरेट होने की वजह से, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो यानी कि जो एटम है वो स्टेबल नहीं होगा। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा और एक टाइम के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसे जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं होगा। इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया था बोर्स मॉडल ने। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, और उन्होंने अलग से मॉडल दिया था जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया था। तो उसको हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बाद। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।